Hello student, once again good morning to all of you. Today we see properties of the carbon. In my previous video lecture we have seen that what is meant by the carbon, what is meant by the element, different types and occurrence of the carbon, and today we see the properties of the carbon. So first we see the allotropic nature of a carbon. What is meant by the allotrop? Allotrop, it means that some elements occur in a nature in more than one form. The chemical properties of these different forms are the same, but physical properties are different. These properties of the element is called allotrop. अब एलोट्रॉप मतलब के क्या होता है? तो एलोट्रॉप मतलब के कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो नेचर में हमारे पास एक से ज़्यादा फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एक से ज़्यादा फॉर्म, लेकिन उन फॉर्म में उनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो रहती है वो सेम रहती है, बट उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी रहती है वो डिफरेंट रहती है. उस कंपाउंड को, उस एलिमेंट्स को हम लोग एलोट्रॉप कहते हैं. जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब कि उसका स्ट्रक्चर हो गया, उसकी मेल्टिंग पॉइंट हो गया, उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो फिजिकल प्रॉपर्टी में आती है. लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी अगर वो सपोज समझ लो गुड कंडक्टर ऑफ हीट या इलेक्ट्रिसिटी होगा तो वो दूसरा कंपाउंड जो भी उससे कार्बन से बना हुआ जो सेकेंड कंपाउंड होगा वो भी आपका गुड कंडक्टर या बैड कंडक्टर होगा. तो केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो सेम होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी जो इसकी डिफरेंट होती है उसको हम लोग एलोट्रॉप कहते हैं उस एलिमेंट का. ठीक है, इस तरह से हमारे पास कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये तीन एलिमेंट है जो हमारे एलोट्रॉप के फॉर्म में पाए जाते हैं. सबसे पहले अभी हम लोग देखेंगे व्हाट द एलोट्रॉप ऑफ द कार्बन. एलोट्रॉप ऑफ कार्बन में हम लोग कार्बन के एलोट्रॉप देखते हैं. तो कार्बन जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, अ क्रिस्टलाइन फॉर्म हैज़ अ रेगुलर एंड डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ द एटम. जब भी कोई क्रिस्टलाइन कंपाउंड की बात करते हैं तो वो क्रिस्टलाइन कंपाउंड हमेशा आपका रेगुलर अरेंजमेंट में प्रेजेंट होता है. उनका जो अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल का या एटम का वो रेगुलर होता है. हाँ, मतलब कि आफ्टर सम टाइम दे आर रिपीटेटेड और डेफिनेट टाइप का होता है, फिक्स होता है और वो बार बार रिपीट होता है. उसी कंपाउंड को हम क्रिस्टलाइन फॉर्म कहते हैं. मतलब हम उस शेप को, उसके रेगुलरिटी को कुछ नाम दे सकते हैं. सेकेंड वाला पॉइंट है दे हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. क्रिस्टलाइन कंपाउंड जो भी होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपका क्या होता है, हाई होता है. मेल्टिंग पॉइंट और उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हमेशा हाई होता है. उसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट, द क्रिस्टलाइन फॉर्म हैज़ अ डेफिनाइट ज्योमेट्रिक शेप. ज्योमेट्रिक शेप जो होता है वो डेफिनाइट होता है, शार्प उसके एजेस होते हैं और प्लेन सरफेस होता है. क्रिस्टलाइन कंपाउंड जब भी कोई होता है तो उसके पास कोई ज्योमेट्रिकल शेप होता है. ज्योमेट्रिकल मतलब के हो सकता है रेक्टेंगुलर हो या हेक्सागोनल हो या पेंटागोनल हो या सर्कुलर हो, जो भी ज्योमेट्रिकल शेप हो. उसके एजेस जो होते हैं, उनका जो कॉर्नर जो होते हैं वो हमेशा शार्प होते हैं और सरफेस हमेशा प्लेन होता है. प्लेन सरफेस प्रेजेंट रहता है इन द क्रिस्टलाइन कंपाउंड में. तो कार्बन दे हैव अ व्हाट, 3 क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप. मतलब कार्बन जो है 3 क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है. एक है आपका डायमंड, दूसरा होता है ग्राफाइट एंड थर्ड होता है फुलेरिन. तो अभी हम लोग वन बाय वन देखेंगे. सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, तो डायमंड. डायमंड आर फाउंड इन इंडिया मेनली इन गोवालकोंडा. गोवालकोंडा जो है वो कर्नाटक में प्रेजेंट है. ठीक है, और पन्ना ये जो है मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है. पन्ना ये जगह पे आपका डायमंड जो है वो पाया जाता है.
डायमंड आर आल्सो फाउंड इन साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, बेंगिम, रशिया एंड अमेरिका, ये जगह पे भी ये पाया जाता है। तो डायमंड कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये इनके बारे में ये वाले पूरे पैराग्राफ में आपको बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट वाला पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज में हमको डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में बताया। डायमंड का स्ट्रक्चर देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में डायमंड का स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये है आपका डायमंड का ये आपका जो है डायमंड का ये आपका स्ट्रक्चर है। तो डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या कहता है डायमंड का? इन डायमंड एवरी कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 नेबरिंग एटम। कार्बन का कोई भी एक एटम ले लो, जैसे कि मैंने सपोज समझ लो ये वाले कार्बन की बात की, इस कार्बन में मैंने ये वाले कार्बन की बात की, तो ये जो मेरा कार्बन है, ये मेरा कार्बन है, ये सेंट्रल कार्बन है। ये कार्बन और 4 कार्बन से नेबरिंग एटम से अटैच है। देखो ये 1 है, ये 2 है, ये आपका 3 है और ये आपका 4th है। ठीक है, तो 1 2 3 4 ये ऐसे 4 अदर कार्बन एटम से अटैच है। और किससे? तो कोवैलेंट बॉन्ड से प्रेजेंट है। ड्यू टू दिस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और इस तरह से ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, 3 अलग अलग डायरेक्शन में प्रेजेंट होना है। डायमंड बिकम अ वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा ये हार्ड है। इतना हार्ड है कि ये अगर हम लोग बात करते हैं पत्थर की, तो पत्थर से भी ज़्यादा हेवी और स्ट्रांग जो है तो ये डायमंड होता है। ठीक है, तो डायमंड इतना ज़्यादा आपका हार्ड होता है। तो डायमंड हमारे 4 अदर कार्बन एटम से अटैच होता है और वो कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच होता है और बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? तो कार्बन के प्रॉपर्टीज़ की। सबसे पहली प्रॉपर्टी है ब्रिलियंट एंड प्योर डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। डायमंड जो है ये बहुत ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे नेचर में। नेचर में अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे हार्डेस्ट, हार्ड से भी ज़्यादा हार्डेस्ट कोई कंपाउंड है तो वो है आपका डायमंड। उसकी डेंसिटी जो है 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इतनी है। फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट की बात अगर करते हैं हम लोग, तो उसके मेल्टिंग पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट है 3500 डिग्री सेल्सियस। 3500 डिग्री सेल्सियस इतना है, मतलब हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। बहुत ज़्यादा गर्म करने के बाद वो मेल्ट होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है when the diamond is heated at 800 degrees Celsius in the presence of the CO2, it is given away. In this process, no other product beside CO2 is formed. डायमंड को जब भी हम लोग 800 डिग्री टेम्परेचर पे इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 में अगर हीटअप करते हैं तो वो कोई भी दूसरा प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म नहीं करता है। डायमंड डज नॉट डिजॉल्व इन एनी सॉल्वेंट। डायमंड इट मीन्स आप ये पॉइंट से ये क्लियर कर सकते हो कि डायमंड किसी से रिएक्ट नहीं करता है। डायमंड कैन नॉट डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट, कोई भी सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एसिड एंड बेस हैव नो इफेक्ट ऑन द डायमंड। डायमंड के ऊपर एसिड और बेस का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, एसिड और बेस का नो इफेक्ट। देन नेक्स्ट है डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट डज नॉट हैव अ फ्री इलेक्ट्रॉन। डायमंड जो है, डायमंड के पास अगर देखते हो तो डायमंड जो है ये उस बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और वो उसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करती हूँ, अगर आप लोगों के पास ये स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करती हूँ तो आप लोग देखोगे कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अगर हम लोग यहाँ पे
एक कार्बन की बात कर ली, ये एक कार्बन है, इसने ये एक कार्बन के साथ अटैचमेंट किया, यहाँ पे एक कार्बन के साथ अटैच किया, यहाँ पे और एक कार्बन के साथ अटैच किया, यहाँ एक कार्बन के साथ। तो ये जो आपका ये सेंट्रल कार्बन एटम है, इसके पास जो 4 वैलेंसी थी उसने नंबर 1, 2, 3 और ये 4, ये चारों कार्बन में क्या कर लिया, अपने इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर दिया। ये जो सेंट्रल कार्बन है इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, और इस वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से वो बैड कंडक्टर ऑफ आपका इलेक्ट्रिसिटी है, और उसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। गॉट इट? ओके। तो अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, यूजेस। डायमंड के क्या क्या यूजेस है। तो डायमंड का यूजेस हमको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायमंड ये आप लोगों ने यूज़ तो नहीं किया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा ऐसा ये कंपाउंड है। ठीक है, उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि अ पिन इनटू द पास्ट, हमारे पास्ट में इसके बारे में क्या क्या हुआ था। A peep into the past. Once upon a time, India was famous for the कोहिनूर डायमंड। हमारी जो भारत देश था वो कोहिनूर डायमंड से, मतलब अगर सबसे बड़ा कोई डायमंड होगा तो वो कोहिनूर हीरा था, और कोहिनूर के वजह से हमारा इंडिया का नाम काफ़ी फेमस था। दिस डायमंड वॉज फाउंड इन अ 13th century इन अ माइन एट द गुंटूर। आंध्र प्रदेश में गुंटूर नाम का एक माइन था, वहाँ पे 13वीं सदी में ये वहाँ पे मिला था। एंड इट वेट वॉज 186 कैरेट्स। उसका जो वेट था वो कितना था, तो 186 कैरेट इतना था। ये उसके पास्ट के बारे में, ये उसके बारे में बताया गया है कि डायमंड हमारे पास कैसे आया, हमने कौन से सदी में इसको इन्वेंट किया गया या इसको जाना गया। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं यूजेस किसके, तो डायमंड के। डायमंड के यूजेस हम लोग देखते हैं। तो डायमंड जो है, पहला पॉइंट देखते हैं, डायमंड आर यूज इन अ ग्लास कटिंग एंड रॉक ड्रिलिंग मशीन। डायमंड जो है वो आपका कहाँ यूज़ होता है, तो ग्लास कटिंग में, कोई भी ग्लास को काटने के लिए यूज़ होता है, और साथ ही साथ रॉक ड्रिलिंग मशीन। रॉक मतलब कि देख लो, रॉक मतलब कि इतना ज़्यादा डायमंड मजबूत है कि बड़े बड़े रॉक को काटने के लिए मशीन जो यूज़ की जाती है, उनको हेड को बनाने के लिए ये डायमंड का यूज़ होता है। देन नेक्स्ट यूज़ है, डायमंड आर यूज इन ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट में यूज़ होता है। डायमंड नाइफ्स आर यूज इन आई सर्जिकली में भी यूज होता है इसका। फिर डायमंड डस्ट इज यूज फॉर अ पॉलिशिंग द अदर डायमंड। अब आपको पता है, मैंने अभी बताया कि डायमंड ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो डायमंड से और हार्ड कंपाउंड हमको चाहिए था, लेकिन डायमंड डस्ट ही हमको यूज़ करना पड़ता है डायमंड को पॉलिश करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, डायमंड इज यूज टू मेक विंडो गिविंग प्रोटेक्शन फ्रॉम द रेडिएशन इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब देखो, जो स्पेस होता है, स्पेस में बड़े बड़े वैन हमारे चलते, यान चलते हैं, तो वो यान के पास आप देखोगे स्पेस में बहुत ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन प्रेजेंट होते हैं। तो वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए आपके जो विंडोज़ है वो डायमंड का यूज़ करके यूज़ से बनाए जाते हैं। तो ये हो गया उसका यूजेस, और ये हो गया उसके क्या, आपके सेटे, आप लोगों का क्या, प्रॉपर्टीज। तो आज हमने ये वाले वीडियो में क्या क्या देखा, तो कार्बन का क्रिस्टलाइन फॉर्म देखा, फिर उस कार्बन के क्रिस्टलाइन फॉर्म में, एलोट्रोप फॉर्म में पहला हमने देखा डायमंड, डायमंड की स्ट्रक्चर देखा, डायमंड की प्रॉपर्टीज़ देखी, और डायमंड के यूजेस देखे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनाने का एक स्पेसिफिक टाइप का मेथड है, जिसका मैं वीडियो आपको सेंड करूंगी। वो वीडियोस आप देख लीजिए यूट्यूब चैनल में, उस
वीडियोस को मैंने रखा है ब्रेन बॉक्स एकेडमी के नाम से, तो आप उसमें जाके सर्च कर सकते हो, या फिर मैं आपको उसके लिंक भेज देती हूँ, आप डेफिनेटली उसको देख लीजिए कि मैंने वहाँ पे डायमंड की प्रॉपर्टीज़ को सेपरेटली बताया, डायमंड के यूजेस को बताया है, और साथ ही साथ डायमंड का स्ट्रक्चर इजी तरीके से कैसे बनाया जाता है वो भी बताया है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट टाइम हम